नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है आद्रा और कहानीकार है मोहन राकेश। तो चलिए सुनते हैं। वचन को थोड़ी ऊंघ आ रही थी, पर खटका सुनकर वह चौंक गई। इरावती डोरी का दरवाज़ा खोल रही थी। चपरासी गणेशन आ गया था। इसका मतलब था कि 6 बज चुके हैं। वचन के शरीर में ऊब और झुंझलाहट की झुरझुरी भर गई। बिन्नी न रात को घर आया था, न सुबह से अब तक उसे दर्शन दिए थे। इस लड़के की वजह से ही वह यहाँ परदेश में पड़ी थी, जहाँ ना कोई उसकी जबान समझता था, ना वह किसी की जबान समझती थी। एक इरावती ही थी जिससे वह टूटी फूटी हिंदी में बात कर लेती थी। हालांकि उसकी पंजाबी हिंदी और इरावती की कोंकणी हिंदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब इरावती भी उसके सीधे साधे शब्दों में कई साधारण सी बात को न समझ पाती, तो वह बुरी तरह अपनी व्यवस्था के खेत से दब जाती। और इस लड़के को रत्ती चिंता नहीं थी कि माँ किस मुश्किल से दिन काटती है और किस बेसब्री से इसका इंतज़ार करती है। मन में आया तो घर आ गए, नहीं तो जहाँ हुआ पड़े रहे। एक मादा सुअर अपने 6 बच्चों के साथ, जो अभी अभी 9-9 इंच से बड़े नहीं हुए होंगे, कुएं की तरफ से आ रहे थे। तूत के बुड्ढे पेड़ के पास पहुंचकर उसने हुफ हुफ करते हुए 2-3 बार नाली को सूंघा और फिर पेड़ के नीचे कीचड़ में लौटने लगी। उसके नन्हे आत्मज उसके उठने की राह देखने लगे और उसके आसपास मंडराते रहे। दिन भर गली में यही सिलसिला चलता था। आसपास के सभी घरों में सूअर पाल रखे गए थे। उस बस्ती में लोगों के 2 ही धंधे थे, सूअर पालना और नाजायज़ शराब बनाना। ये दोनों चीज़ें उनके रोज के खान पान में शामिल थी। बस्ती सांता कुंज हवाई अड्डे से कुछ आधा मील के फासले पर था, पर पुलिस की आंख वहां नहीं पहुंचती थी। मोनिका का बाप जैकब गली में ही भट्ठी लगाता था। वह गली का सबसे बड़ा पियक्कड़ था और अक्सर पीकर गाना गाया करता था। उस वक्त वह रोज की तरह कुएं के मोड़ के पास से लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। उसके लफ्ज़ वचन की समझ से बाहर थे, मगर उसकी आवाज़ ही उसके दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफ़ी थी। ओह, दैट आइज हैड विंग्स ऑफ एंजल्स। उसका चौड़ा चौकोर चेहरा वैसे ही भयानक था। अपने ढीले ढाले काले सूट में वह और भी भयानक दिखाई देता था। चेचक के दागों और झुर्रियों से भरा उसका चेहरा दीमक खाई लकड़ी की तरह जान पड़ता था। दूर से ही उस आदमी की आवाज़ सुनकर वचन का दिल धड़कने लगता और वह अपना दरवाज़ा बंद कर लेती। उसने कितनी ही बार विन्नी से कहा था कि वह उस बस्ती से मकान बदल ले, मगर वह हर एक बार यह कहकर टाल देता कि बम्बई की और किसी बस्ती में 20 रुपये महीने में मकान नहीं मिल सकता। वचन डर के मारे विन्नी के आने तक लालटेन की लौ भी ज़्यादा ऊंची नहीं रहती थी। अंधेरा बहुत बोझिल मालूम होता था, मगर वह मन मारे वैसे बैठी रहती थी। लालटेन की चिमनी नीचे से आधी काली हो गई थी। वचन को उसे साफ करने का उत्साह नहीं हुआ। अंधेरा होने लगा तो उसने जैसे फर्ज पूरा करने के लिए उसे जला दिया और एक अज्ञात देवता के सामने हाथ जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करके घुटनों पर बाहें रखे वहीं बैठ गई। सामने मोड़े के नीचे लाली का कार्ड रखा था। वह अक्षरों की बनावट से परिचित थी, पर 1000 आंखें गड़ाकर भी उनका अर्थ नहीं जान सकती थी। बिन्नी के सिवा हिंदी की चिट्ठी पढ़ने वाला वहाँ कोई नहीं था। हालांकि बिन्नी से चिट्ठी पढ़वाकर भी उसे सुख नहीं मिलता था। वह लाली की चिट्ठी इस तरह पढ़कर सुनाता था जैसे वह उसके बड़े भाई की चिट्ठी ना होकर गली के किसी गैर आदमी के नाम आई किसी नावाकिफ आदमी की चिट्ठी हो। 2 मिनट में ही वह किसी सतर से लेकर आखिरी सतर तक सारी चिट्ठी गुनगुन करके बाँच देता था। फिर उसे कोने में फेंक कर इधर उधर की हाँकने लगता था। हर बार उससे चिट्ठी सुनकर वह कूड़ जाती थी, पर बिन्नी उसे नाराज देखता तो तरह तरह की बातें बनाकर खुश कर लिया करता था। उसे खुश होते देर नहीं लगती थी। बिन्नी इतना बड़ा होकर भी जब तक इसे बच्चों की तरह लाड करने लगता था। कभी उसकी गोदी में सिर रख कर लेट जाता और कभी उसके घुटनों में गाल धंसाने लगता। एक क्षण में ही उसका दिल पिघल जाता और वह उसके बालों पर हाथ फेरती हुई उसे छाती से लगा लेती। माँ, तेरा छोटा लड़का कपूत है ना?
बिन्नी कहता। हाँ, वह झटक के स्वर में कहती, तू कपूत है, तू तो मेरा चन्न है। और वह उसका माथा चूम लेती। लेकिन अक्सर वह बहुत तंग पड़ जाती। बहुत सी रातें ऐसी गुजरती थीं जब वह घर आता ही नहीं था। अंधेरे घर की छत उसे दबाने को आती थी और वह सारी सारी रात करवटें बदलती रहती थी। जरा आंख झपक जाती तो उसे बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगते। इसीलिए कई बार कोशिश करके आंखें खुली रखती थी। और बिन्नी आता तो अपने में ही उलझा हुआ और व्यस्त सा। वह समझ नहीं पाती थी कि इस लड़के को किस चीज़ की व्यस्तता रहती है। जहाँ तक कमाने का सवाल था, वह महीने में मुश्किल से 60-70 रुपए घर लाता था। कभी 10 रुपए ज़्यादा ले आता तो साथ अपनी मांगे सामने रख देता। इस बार माँ 2 कमीजें सिल ला जाए और एक बढ़िया सा जूता ले लिया जाए। उसकी बातों से वचन के होठों पर रूखी सी मुस्कुराहट आ जाती थी। 10 रुपए में ही उसे दुनिया भर का सामान चाहिए। और जब वह 60 से भी कम रुपए लाता तो महीने भर की बड़ी आसान सी योजना उसके सामने पेश कर देता। दूध सब्जी का नागा, दाल प्याज और सुस्त फुलके, और बस। वह जानती थी कि ये रुपए भी वह ट्यूशन करके ही लाता है, वरना सही मायने में वह बेकार ही है। उसके दिल में बड़े बड़े मंसूबे ज़रूर थे। उनका बखान करते वक्त वह छोटा मोटा भाषण दे डालता, मगर उन मंसूबों को पूरा करने के लिए जिस दुनिया की ज़रूरत थी वह दुनिया अभी बनी नहीं थी। वह जोश से उंगलियां नचा नचा कर कहता, माँ, जब वह दुनिया बन जाएगी तो तुझे पता चलेगा तेरा नालायक बेटा कितना लायक है। चुप कर कसम खाना, वह प्रशंसा की नज़रों से उसे देखती हुई कहती, बड़ा लायक एक तू ही है। माँ, मेरी लियाकत मेरे पेट में बंद है। वह हंसता। जिस तरह हिरन के पेट में कस्तूरी बंद होती है ना, उसी तरह जिस दिन वह खुलकर सामने आएगी तो उस दिन अचंभे से देखती रह जाएगी। उसे बिन्नी की बातें सुनकर गर्व होता था, मगर जब वह लड़का बहुत गुमसुम और बंद बंद सा हो रहता तो उसे उलझन होने लगती थी। बिन्नी के साथ उसके अजीब अजीब दोस्त घर आया करते थे। उन लोगों का शायद कोई ठौर ठिकाना था ही नहीं, क्योंकि वे आते तो 2-2 दिन वहीं पड़े रहते और खाने पीने में किसी तरह का रस्म लिहाज नहीं बरतते थे। तवे से उतरती रोटी के लिए जब वे आपस में छीना झपटी करने लगते तो उसे मन में बहुत खुशी का अनुभव होता, मगर अक्सर उसकी दाल की पतीली खाली हो जाती। और यह देखकर कि उन लोगों की भूख अभी बनी है, उसे घर की गरीबी अपना अपराध प्रतीत होती। ऐसे समय उसकी आंखों में नमी भर जाती और वह ध्यान बटाने के लिए दूसरे काम करने लगती। वे लोग रूखी नमकीन रोटियों की फरमाइश करते तो वह चुपचाप उन्हें बना देती, मगर उन्हें खिलाने का उसका सारा उत्साह तब तक समाप्त हो चुका होता। और उन लोगों की बहस मुहावसे कभी समाप्त नहीं होते। वे सब जोर जोर से बोलते थे और इस तरह आपस में उलझ जाते थे जैसे उनकी बहस पर ही धरती और ईश्वर का दारोमदार हो। कई बार वे इतने गर्म हो जाते कि लगता था अभी एक दूसरे को नोच लेंगे, मगर सहसा उस उत्तेजना के बीच से एक कहकहा फूट पड़ता और वे उठ उठ कर एक दूसरे के बगलगीर होने लगते। बिन्नी बचपन में बहुत खामोश लड़का था। अब उसे इस तरह हुड़दंग करते देख बड़ी हैरानी होती थी। कई कई घंटे घर में तूफान मचा रहता था। उसके बाद फिर खामोशी छा जाती, जो बहुत ही अस्वाभाविक और दम घोटने वाली महसूस होती। जब बिन्नी 2-2 दिन घर न आता तो उस खामोशी के ओर छोर गुम हो जाते और वह अपने को सदा से एक गहरे शून्य में घिरी हुई महसूस करती। अंधेरा गहरा होने लगा और मोनिका का बाप जाकर अपने कमरे में बंद हो गया तो उसने फिर दरवाज़ा खोल दिया। मादा सुअर और उसके बच्चे अब सामने घर के अहाते में डेरा जमाए थे और एक मोटा सुअर नाली के पास हुफ हुफ कर रहा था। हवा तेज हो गई थी और तूत के बुढ़े पेड़ की डालियां बुरी तरह हिल रही थीं। आसमान का जो छोर दिखाई देता था वहाँ रह रहकर बिजली चमक रही थी। 2 महीने से प्रायः रोज वर्षा हो रही है। घर से कुएं तक गली में कीचड़ ही कीचड़ रहता है। इस कीचड़ के लिए वचन को लड़के लड़कियों की उन टोलियों से शिकायत थी जो वर्षा शुरू होने से पहले आधी आधी रात तक गली में घूमती हुई
ऊंचे स्वर में ईश्वर से पानी बरसाने के लिए प्रार्थना किया करते थे। अब जैसे उन्हीं की वजह से सारा दिन गली में चिपड़ चिपड़ होती रहती थी। ड्योढ़ी के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इरावती ने दरवाज़ा खोल दिया और बिन्नी मुस्कुराता हुआ उधर से अंदर आ गया। आगे की तरफ बहुत कीचड़ है भाभी, माफ़ करना, कहता हुआ घर के अंदर चला गया। इरावती ने उस पर एक शिकायत की नज़र डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके सिर के बाल बुरी तरह उलझे थे और कुर्ता पजामा बहुत मुचड़ गया था। जाहिर था कि वह सुबह जिस हाल में सोकर उठा था अब तक उसी हाल में था और उसे मुँह हाथ धोने का भी वक्त नहीं मिला था। माँ, जल्दी से रोटी डाल दे, भूख लगी है। आते ही चारपाई पर फैलते हुए उसने आदेश दिया। वचन चुपचाप अपनी जगह बैठी रही, ना उठी और न ही उसने मुंह से कुछ कहा। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद बिन्नी ने सिर उठाया और कहा, माँ, रोटी रोटी आज नहीं बनी है। वह बोली, मुझे क्या पता था कि लाट साहब आज भी घर आएंगे कि नहीं। रात की रोटी मैंने सवेरे खाई, सवेरे की अब खाई है। मैं क्यों रोज़ रोज़ बासी रोटी खाती रहूं? जा किसी तंदूर पर जाकर खा ले। बिन्नी हंसता हुआ चारपाई से उठ बैठा और माँ के मोड़े के पास चला आया। यहाँ तंदूर है कहाँ जहाँ जाकर खा लूँ? वह बोला, मेरे हिस्से की जो बासी रोटी रखी थी वह तूने क्यों खाई? निकाल मेरी बासी रोटी। और वह माँ का घुटना पकड़कर बैठ गया। मेरे पेट से निकाल ले अपनी बासी रोटी, बच्चन ने आरंभ किया मीठी झिड़की के रूप में, पर वाक्य समाप्त करते करते उसकी आंखें गीली हो गईं। बिन्नी ने उसकी गीली आंखें नहीं देखी। वह उठकर रोटी वाले डिब्बे के पास चला गया और बोला, डिब्बे में रखी होगी, ज़रूर रखी होगी। बच्चन ने उसकी नज़र बचाकर आंखें पोंछ ली। बिन्नी रोटी वाला डब्बा लिए उसके सामने आ बैठा। डिब्बे में कटोरा भर दाल के साथ 4 रोटियां कपड़े में लपेट कर रखी थी। बिन्नी ने जल्दी से एक रोटी का टुकड़ा तोड़ लिया। या तो ताज़ा रोटी है, वह टुकड़ा मुंह में ठूसे हुए बोला। बासी रोटी खाने को माँ जो है, कहकर वचन उठ खड़ी हुई। उसने पानी का गिलास भरकर उसके पास रख दिया। बिन्नी ने एक घूंट में गटागट गिलास खाली कर दिया और बोला, थोड़ा और। वचन ने गिलास उठा लिया और सुराही से उसमें पानी डालती हुई बोली, लाली का कार्ड आया है। अच्छा, कहकर बिन्नी रोटी खाता रहा। उसने कार्ड के बारे में जरा भी जिज्ञासा प्रकट नहीं की। वचन का दिल दुख गया। वह गिलास बिन्नी के आगे रखकर बिना एक शब्द कहे अहाते में चली गई और चारपाई पर दरी डालकर पड़ गई। उसका दिल उछलकर आंखों से आने को हो रहा था, पर वह किसी तरह चेहरा सख्त किए अपने को रोके रही। थोड़ी देर में बिन्नी जूठे पानी से हाथ धोकर मुंह पोंछता हुआ अंदर से आ गया। कहाँ है कार्ड? उसने पूछा। कहीं नहीं है, वचन ने रूधे स्वर में कहा और करवट बदल ली। अब बता भी देना, जल्दी से सब समाचार पढ़ दूं। सो जा, मुझे कोई समाचार नहीं पढ़वाने हैं। पढ़वाने क्यों नहीं है? मैं अभी सब सुनाता हूँ, कहकर बिन्नी अंदर चला गया और कार्ड ढूंढ कर ले आया। साथ लालटेन भी उठा लाया। आधे मिनट में उसने सरसरी नज़र से सारा कार्ड पढ़ डाला। भैया की तबीयत ठीक नहीं है। वह लालटेन जमीन पर रखकर माँ की चारपाई के पैताने बैठ गया। वचन सहसा उठकर बैठ गई। बिन्नी ने गुनगुन करके पहली टेढ़ी पंक्ति पढ़ी थी और फिर उसे सुनाने लगा। लाली ने लिखा था कि उसका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ गया था। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। कुसुम की तबीयत अब ठीक है और उसका रंग भी लाली पर जा रहा है। उन्होंने मकान बदल लिया है क्योंकि पहला मकान हवादार नहीं था और बच्चों को वहाँ से स्कूल जाने में भी दिक्कत होती थी। अब दिवाली पास आ रही है, इसलिए बच्चे दादी माँ को बहुत याद करते हैं। उसे गए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, इसीलिए हो सके तो दिवाली के दिनों में आकर मिल जाए। इसके बाद सबकी नमस्ते है, कहकर बिन्नी ने कार्ड रख दिया। यह नहीं लिखा है कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तू जैसे वहाँ के सब डॉक्टर को जानती है। बिन्नी ने बात अनायास कह दी थी, पर वचन का मन छिल गया। उसके चेहरे पर फिर कठिनता आ गई। मैं कल वहाँ चली जाती हूँ, उसने कहा। तू चली जाएगी तो मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा? मेरी रोटी, वचन ने वितृष्णा से कहा।
जिसका मतलब था कि तेरी रोटी क्या उसकी जान से ज़्यादा प्यारी है? तू कौन घर की रोटी पर रहता है? मुंह से उसने इतना ही कहा। भैया का ब्लड प्रेशर कोई नई बीमारी तो है नहीं। बिन्नी फिर कहने लगा, तू ये बातें रहने दे, मैं कल यहाँ से जा रही हूँ। बच्चन ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। कुछ क्षण दोनों खामोश रहे। फिर बिन्नी अच्छा कहकर उसके पास से उठ गया। अगले दिन सुबह वह थोड़ी देर में आता हूँ कहकर घर से चला गया और दोपहर तक लौट कर नहीं आया। बच्चन का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, फिर भी उसने किसी तरह खाना बनाया और घर के सब छोटे मोटे काम पूरे किए। बिन्नी की सारी चारों पांचों कमीजें लेकर उसके टूटे बटन भी लगा दिए। फिर अपनी दरी और कपड़े एक जगह इकट्ठे कर दिए। यह तय नहीं था कि वह उस दिन वहाँ से जा पाएगी या नहीं। बिन्नी सुबह उसे निश्चित कुछ बताकर नहीं गया था। संभव था कि वह रात तक घर आए ही नहीं। रात को भी उसने आने का भरोसा नहीं किया। यह भी डर था कि बिन्नी के पास किराए लायक पैसे शायद हो ही नहीं। उस दिन महीने की 19 तारीख थी और 19 तारीख को बिन्नी के पास पैसे कब होते हैं। उस हालत में इसे 3-4 तारीख तक जाना टालना पड़ेगा। वह यह भी नहीं जानती थी कि दिवाली इस बार किस तारीख को पड़ेगी। वह सोचने लगी कि इस बीच लाली की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई तो उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जो उसने चिट्ठी में लिखा है, नहीं वह चिट्ठी में कभी न लिखता। ऐसे में वह 15-20 दिन वहाँ से न जा सकी तो। तभी बिन्नी वहाँ आ पहुँचा। उसके साथ उसका लंबा बालों वाला दोस्त शशि भी था। उसकी गर्दन बात करते हुए तोते की तरह हिलती थी। वह उसकी दाल का सबसे बड़ा प्रशंसक था। आते ही दाल की फरमाइश करता था। हमेशा की तरह वे गली से ऊंची आवाज़ों में बात करते हुए आए। मैं तेरा टिकट ले आया हूँ, बिन्नी ने आते ही कहा। मंगलवाड़ी से शशि को लेकर आया और वहाँ से टिकट भी ले आया, पर तू तो अभी तैयार ही नहीं हुई। तैयार क्या होती, तू मुझसे कहकर गया था क्या? जब रात को तय हो गया था तो सुबह कहने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जा, गाड़ी में 2 घंटे हैं। तेरे लिए नकद 20 रुपये खर्च करके आया हूँ, वे भी उधार के। बच्चन को बुरा लगा कि वह बाहर के आदमी के सामने ऐसी बात क्यों कर रहा है। क्या वह नहीं जानती थी कि टिकट के लिए उसे रुपए उधार लेने पड़े होंगे? वह कब चाहती थी कि उसकी वजह से उस पर उधार चढ़े। वह उससे कह देता तो वह 12-14 दिन बाद चली जाती। वह कुछ न कहकर अपने कपड़े दरी में लपेटने लगी। हट माँ, तुझे बिस्तर बांधना आता भी है? बिन्नी आगे बढ़ाया। उल्टी सीधी रस्सी बांधेगी और कहीं से बिस्तर को मोटा कर देगी, कहीं से पतला। हट जा, मैं अभी 1 मिनट में बांध देता हूँ। ऐसा बिस्तर बंधेगा कि वहाँ पहुँचकर भी तेरा खोलने को जी नहीं करेगा। तू रोटी खा ले, मैं बिस्तर बांध लेती हूँ। बच्चन की आंखें भर आईं। रोटी खाने वाला आदमी मैं साथ लाया हूँ। वह माँ के लपेटे कपड़ों को फिर से फैलाता हुआ बोला। यह इसलिए आया है कि तू चली जाएगी तो तेरे हाथ की दाल फिर इसे कहाँ मिलेगी? बच्चन की गीली आंखों में हल्की मुस्कुराहट भर गई। इसे भी खिला दे, वह बोली। मैं अभी 2 फुल्की और बना देती हूँ। और बनाने की ज़रूरत नहीं, जो बने हैं वही खा लेंगे। पहले मैं खा लूँ, फिर जो बचे वे इसे दे देना, कहकर शशि गर्दन उठाकर हंस दिया। बिन्नी बिस्तर बांधता रहा। वह उन दोनों के लिए रोटी डालकर ले आई। तैयार। बिन्नी ने हाथ झाड़े और शशि के साथ खाना खाने में जुट गया। माँ, अपने लिए रोटी रख लेना और जितने बचे वह सब हमें ला देना, शशि दाल सुड़कता हुआ बोला। ये दोनों खाना खा चुके तो वचन ने जल्दी से बर्तन समेट दिए। अब माँ, तू भी जल्दी से खा ले, बिन्नी ने कुल्ला करके हाथ पोंछते हुए कहा। मैंने खा ली है। कब खा ली है? बिन्नी ने पास जाकर उसके कंधे पकड़ लिए। तेरे आने से पहले। झूठी। सच, मैंने खा ली है। आगे तो कभी इतनी जल्दी नहीं खाती। आज खा ली है। घर से जाना था ना। तुम दोनों तो भूखे नहीं रहे। 1/4 भूख रह गई, शशि ने डकार लेते हुए मुंह पोंछा और उसे खूंटी पर टांग कर हंसने लगा।
स्टेशन पर उसे गाड़ी में बिठाकर वे दोनों प्लेटफॉर्म पर टहलते रहे। रात को भी उसने ठीक से नहीं खाया था, इसीलिए भूख के मारे उसका सिर चकरा रहा था। वह जानती थी कि बिन्नी को पता है उसने कुछ नहीं खाया, इसीलिए उसके मना करने पर भी आधा दर्जन केले लेकर रख गया था। वह एक बार कह चुकी थी कि उसे भूख नहीं है, इसीलिए केले वैसे ही रखे थे। बिन्नी हट से कहता तो वह खा लेती, मगर बिन्नी और शशि टहलते हुए दूर चले गए थे। शायद अब भी उनमें बहस चल रही थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि ये लोग इतनी बहस क्यों करते हैं। हर वक्त बहस बहस बहस। बहस का कोई अंत भी होता है? जैसे सारी दुनिया की झगड़े इन्हीं को निपटाने हों। फटेहाल रहेंगे, सेहत का जरा ध्यान नहीं रखेंगे, और बातें जैसे दुनिया की दौलत के यही मालिक हों और उसे बांटने की समस्या इन्हीं के सर पर आ पड़ी हो। वे दोनों प्लेटफॉर्म के उस सिरे तक होकर वापस आ रहे थे। मैं उनके चेहरे देख रही थी। माथे पर सलवटे डाले वे हाथ हिला हिलाकर बातें कर रहे थे, फिर भी वे बच्चे से दिखते थे। उस समय शायद वे यह भी भूल गए थे कि वे उसे गाड़ी पर छोड़ने आए हैं। सहसा गार्ड की सीटी सुनकर वे उसके डब्बे के पास आ गए, मगर वहां आकर भी उनकी बहस चलती रही। करघे का काम रुक जाएगा तो कितने आदमी बेकार हो जाएंगे। इसीलिए इच्छा यही है कि मालिकों से बात चलती रहे और कामगार काम जारी रखें। वचन सोचने लगी कि ये लोग कभी अपने काम के बारे में बात क्यों नहीं करते, अपनी बेकारी की चिंता इन्हें क्यों नहीं सताती। गाड़ी चलने लगी तो बिन्नी को जैसे उसके पास होने का होश हुआ और उसका हाथ पकड़कर उसने कहा, अच्छा माँ। वचन के होठों पर रूखी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बारी बारी से उन दोनों के सिर पर हाथ फेरा। तू कब लौट कर आएगी? जब भी तू बुलाएगा। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। वह देर तक खिड़की से सिर निकालकर उन्हें देखती रही। दोनों हाथ में हाथ डालकर गेट की तरफ जा रहे थे। उनकी बहस शायद अब भी चल रही थी। बच्चन को घर आए 15 दिन हो गए थे। बिन्नी की चिट्ठी नहीं आई। उसने लाली के कमरे के बाहर रुककर पूछा। लाली से सवाल पूछने में उसका स्वर थोड़ा दब जाता था। वह बेटा बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया था कि वह अपने को उससे छोटी महसूस करने लगी थी। आजा माँ, लाली ने कागजों से आंखें उठाकर कहा। चिट्ठी उसकी आज भी नहीं आई। ना जाने इस लड़के को क्या हो गया है। तू काम कर, मैं जा रही हूँ, वह बोली। सिर्फ चिट्ठी का ही पूछने आई थी। वह बरामदे से होकर अपने कमरे में आ गई। जानती थी कि लाली का समय कीमती है। वह आधी आधी रात तक बैठकर दूसरे दिन के केस तैयार करता था। मुवक्किलों की वजह से उसका खाने पीने का भी समय निश्चित नहीं रहता। इधर 6 महीने में उसकी व्यस्तता पहले से कहीं बढ़ गई थी। नए घर में आ जाने से जगह का तो आराम हो गया था, मगर कचहरी पहले से भी दूर हो गई थी। लाली की व्यस्तता के कारण कई बार वह सारा सारा दिन उससे बात नहीं कर पाती थी। रात को वह बैठक से उठकर आता तो सीधा अपने सोने के कमरे में चला जाता। दिन भर की थकान के बाद वह उसके आराम में खलल नहीं डालना चाहती थी। सवेरे वह कुसुम से पूछ लेती कि रात को उसकी तबीयत कैसी रही। कुसुम संक्षेप में उसे बता देती। सोने से पहले उसके सिर में बादाम रोगन डाल दिया कर, वह कुसुम से कहती। मैं कई बार कहती हूँ पर वे डलवाते ही नहीं, कुसुम जैसे रटा रटाया उत्तर दे देती। मुझे बुला लिया कर, मैं आकर डाल दिया करूँगी। डालने को नौकर है पर ये डलवाते ही नहीं। वह जानती थी कि सिर में बादाम रोगन डलवाने के लिए लाली को किस तरह राजी किया जा सकता है। कुसुम अपने को लाली की ज़्यादा अंतरंग समझती थी और उसके सुझाव से सहमति प्रकट करती हुई भी करती वही थी जो उसके अपने मन में होता था। कुसुम जिस शिष्टता और कोमलता से बात करती थी, उसे वचन को लगता था कि वह उस घर में केवल मेहमान है। दिन भर उसके करने के लिए वहाँ कोई काम नहीं होता था। खाना बनाने के लिए एक नौकर था, ऊपर का काम करने के लिए दूसरा, उसके काम की देखभाल के लिए कुसुम थी। वचन जब भी कोई काम करने के लिए कहती तो कुसुम झट उसे मना कर देती। नौकर के रहते अपने हाथ से काम करने की क्या ज़रूरत है। यही बात लाली भी कह देता था। माँ, तू काम करेगी तो घर में 2-2 नौकर किस लिए हैं। वचन सोचती थी कि काम करने के लिए नौकर हैं और देखभाल के लिए कुसुम, फिर घर में उसका होना किस लिए है। सवेरे 5 बजे से रात के 10 बजे तक वह क्या करे। 15 दिन पहले जब वह आई थी
तो बच्चे उसे घेर रहते थे। उन्हें दादी माँ से हजारों बातें कहनी और शिकायतें करनी थी, मगर 4 दिन में ही उनके लिए उसकी नवीनता समाप्त हो गई। उनकी अपनी अपनी छोटी छोटी व्यस्तताएं हैं जिनमें उनका समय बटा हुआ है। अभी कूप जरूर उसके पास आ जाती थी और उसके कमरे में एक तरफ खामोश खेलती रहती थी। उसे शायद दादी माँ इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि उसकी माँ दोनों भाइयों को ज़्यादा प्यार करती थी। वचन कमरे में आकर चारपाई पर लेट गई। मन ताने बाने बुनने लगा। बिन्नी ने अभी तक चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? हाँ, अंधेरे घर में इस वक्त वह अकेला सोया होगा। रोटी का जाने उसने क्या प्रबंध किया है। उसने चलते वक्त उससे पूछा भी नहीं कि वह पीछे कैसे रहेगा, कहाँ से रोटी खाएगा। उसके पास रहते तो वह तन बदन की होश फूला रहता है। आप जाने उसकी क्या हालत होगी। चिट्ठी लिख देता तो कुछ तो तसल्ली हो जाती, मगर उसे चिट्ठी लेने की याद ही नहीं आएगी। कमरे की खिड़की खुली थी और दूर तक खुला आकाश दिखाई दे रहा था। खिड़की से दिखाई देते उन नक्षत्रों की स्थिति से वह परिचित थी। उन्हीं नक्षत्रों को वह बम्बई की उन मनहूस बस्ती के ऊपर से झिलमिलाते देखा करती थी, जहाँ से वे उसे तिरछे कोण से दिखाई देते थे। वहाँ वह अहाते में लेटकर उन्हें ठीक अपने ऊपर देखा करती थी। उसी तरह लेटी हुई वह बिन्नी की आहट की प्रतीक्षा करती थी। फुफ फुफ की आवाज़ें पास आती और दूर चली जाती थी। फिर दूर से फटे गले की बेहुदा आवाज़ सुनाई देने लगती थी। उस आवाज़ से वह कितनी नफरत करती थी। यहाँ इस एकांत बंगले में आसपास से कोई आवाज़ नहीं आती। 9 साढ़े 9 बजे बच्चों के सो जाने के बाद बिल्कुल खामोशी हो जाती है। सिर्फ रंगीलाल के बर्तन मलने या चौका धोने की ही आवाज़ सुनाई देती थी। उसने करवट बदल ली थी कि किसी तरह नींद आ जाए। नींद ना आना रोज की बात हो गई थी। कहाँ 10 बजे से ही उसकी आंखों में नींद भर जाती थी और कहाँ अब वह 11, 12, 1 बजे की घंटी गिनती है। जाने क्यों वह सोचती और करवटें बदलती रहती है। रात को वह देर से सोई, मगर सुबह जल्दी उठ गई। उठने पर उसका दिल रात से ज़्यादा स्थिर और अशांत था। इतना बड़ा पहाड़ सा दिन और उसके बाद फिर वैसे ही रात। उस लंबे खालीपन की कल्पना एक बड़ा शून्य उसके अंदर को घेर देता था। आकाश में चिड़िया के झुंड उड़े जा रहे थे। रसोई घर में रंगी स्टोव में हवा भर रहा था। उसे साहब के लिए बैटरी ले जानी थी। बम्बई में सुबह जब वह कमरे में बाल्टी रखकर नहा रही होती तो बिन्नी बाहर से चाय की मांग करने लगता था। उससे उसके भजन में बाधा पड़ती थी और उसे बहुत उलझन होती थी, मगर वह चुपचाप उसके लिए चाय बना देती थी। लेकिन आज उसे इस बात की उलझन हो रही है कि उसका भजन में मन क्यों नहीं लगता। अब जबकि भजन के लिए पूरी विद्या, पूरा समय उसके पास था, तो आसन पर बैठने से ही वह क्यों जी चुराती है। कुछ देर बरामदे में खड़ी होकर वह सूर्योदय के सुनहले रंग को देखती रही। क्षितिज के एक कोने से दूसरे कोने तक झिलमिलाती नई धूप धीरे धीरे निखार पर आ रही थी। लगता था जैसे मिट्टी में बंद उजाला फूटकर बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा हो। धूप की बढ़ती झलक से हर क्षण ऐसा ही आभास होता। उसने बरामदे में उतरकर पूजा के लिए 2 गेंदे के फूल चुने और रसोई घर में चली गई। रंगी स्टोव से केतली उतारकर चायदानी में पानी डाल रहा था। उसने अपने आंचल के फूल आले में डाल दिए। रंगी ट्रे उठाकर चलने लगा तो उसने ट्रे उसके हाथ से ले ली। रहने दो, मैं ले जाती हूँ। और वह ट्रे लिए हुए लाली के कमरे की तरफ चल दी। माँ जी, आप रहने दीजिए, साहब मुझ पर नाराज होंगे। रंगी ने पीछे से संकोच के साथ कहा। इसमें उसके नाराज होने की क्या बात है? मैं तेरे कहने से थोड़े ही ले जा रही हूँ। और वह थोड़ा खांस कर लाली के कमरे में चली गई। लाली कंबल ओढ़कर बिस्तर में बैठा था। कुसुम अभी सो रही थी। लाली के हाथ में कुछ कागज थे जिन्हें वह ध्यान से पढ़ रहा था। उसने यह नहीं देखा कि चाय लेकर माँ आई है। बच्चन ने ट्रे मेज पर रख प्याली में चाय बनाई और उसके पास ले गया। लाली ने जब चाय के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने आश्चर्य से देखा कि प्याली लिए माँ खड़ी है। माँ, तू? उसने आश्चर्य के साथ कहा। बच्चन ने प्याली उसके हाथ में दे दी। उसने पहली बार ठीक से देखा कि लाली के बाल कनपटियों के पास से कितने सफ़ेद हो गए हैं। चश्मा उतार देने से उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे नजर आ रहे हैं। लाली ने कागज रखकर चश्मा लगा लिया। रंगी और नारायण क्या कर रहे थे? उसने पूछा। नारायण दूध लाने गया है, वह बोली।
रंगी रसोई घर में है। तो उससे नहीं लाया गया क्या? तू सुबह सुबह उठकर चाय लाए, वाह! इससे अच्छा है मैं आप ही बनाकर पी लूँ। तू जरूर बनाकर पी लेगा, जिसे यह नहीं पता कि दूध कौन सा है, चीनी कौन सी। वह थोड़ा हंस दी। अभी कुसुम करवट बदलकर उठ बैठी। माँ जी आप? उसने भी आंखें मलते हुए उसी आश्चर्य के साथ कहा। फिर झट से कंबल उतारकर वह बिस्तर से निकल आई। आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। कुसुम दूसरी प्याली में चाय बनाने लगी। बनाकर प्याली उसने बच्चन की तरफ बढ़ा दी। मैं अभी नहाई नहीं हूँ, अभी चाय नहीं पीऊँगी। पी ले माँ, लाली बोला। कभी तो अपना धर्म कर्म छोड़ दिया कर। नहीं, मैं ऐसे नहीं पीती, तुम लोग पियो। नहीं, मैं ऐसे नहीं पीती, तुम लोग पियो। कुसुम प्याली लेकर अपने बिस्तर पर चली गई। बच्चन लाली की पैताने बैठ गई। लाली और कुसुम खामोश चाय पीते रहे। कमरे में हर चीज़ व्यवस्थित थी। अंगीठी पर नीले रंग का कपड़ा बिछा था, जिस पर कुसुम ने सफ़ेद डोरे से कढ़ाई की थी। वहीं एक तरफ अखरोट की लकड़ी का बना गौतम बुद्ध का बस्ट रखा था और दूसरी तरफ हाथी दांत के हंसों की जोड़ी। संदूकों पर गद्दे बिछाकर उन्हें लाल कपड़े से ढक दिया गया था। कोनों में कुसुम की सिलाई की मशीनें पड़ी थीं और वहाँ पास ही लाली की अधसिली कमीज के टुकड़े बंधे रखे थे। मेज पर छोटे से शेल्फ में लाली की कुछ किताबें पड़ी थीं और वहाँ पास ही एक टेबल लैंप रखा था। दो कमरों के बीच के पर्दे पर भी कुसुम ने अपने हाथों से कढ़ाई कर रखी थी। उधर से करवटें बदलने की आवाज़ें आ रही थीं। बच्चों की भी नींद खुल गई थी। लाली ने चाय पीकर प्याली रख दी। कुसुम एक खास नज़र से उसकी तरफ देख रही थी। बच्चन वहाँ से उठ खड़ी हुई। बस चल दी माँ? कहते कहते लाली ने कागज़ उठा लिए। हाँ, तू अपना काम कर, मैं जाकर नहा धो लूँ। कोई खास बात तो नहीं थी? नहीं, बात कुछ नहीं थी। नौकर चाय ला रहा था, मैंने कहा मैं ले जाती हूँ। लाली की आंखें कागज़ों पर झुक गईं। कुसुम चाय के हल्के घूंट भर रही थी। बच्चन चलने के लिए तैयार होकर भी खड़ी रही। एक बात सोचती थी, वह कहने लगी। लाली ने कागज़ फिर रख दिए। हाँ हाँ बताओ ना। इतने दिन हो गए, बिन्नी की चिट्ठी नहीं आई। मैं अब उससे कोई गिला नहीं करता, लाली कुछ चिढ़े हुए स्वर में बोला। गफलत की भी एक हद होती है। इस लड़के का घर वालों से जैसे कोई रिश्ता ही नहीं। वचन चुप रही। यहाँ रहकर बीए कर लेता तो कुछ बन बना जाता, मगर हर बात में चलना तो उसे अपनी ही मर्जी से है। अब साहब जिंदगी भर यहाँ वहाँ रहेंगे और आवारागर्दी किया करेंगे। वचन की आंखें भर आईं। उसने कोशिश की आंसू आंखों में ही सूख जाएं, पर यह नहीं हुआ तो उसने पल्ले से आंखें पोंछ लीं। यह लड़का ना जाने कब अपना होश रखना सीखेगा। अपने शरीर की भी फिक्र तो नहीं है इसको। वहाँ रहकर मैं ही तो थोड़ा बहुत देख लेती थी, सो देख लेती थी। कभी कभी सोचती हूँ कि वहाँ उसके पास ही रहूँ तो ठीक है। और यह निर्णय सुनाने के भाव से लाली की तरफ देखने लगी। लाली गंभीर हो गया, बोला कुछ नहीं। मैं कहती हूँ मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मुझे पता चलता रहेगा कि क्या करता है, क्या नहीं करता। वचन के स्वर में थोड़ी याचना भी आ गई। माँ जी का यहाँ दिल नहीं लगता, कुसुम ने प्याली रखते हुए कहा। पल भर लाली की आंखें उससे मिली रहीं। अभी तो माँ तू आई ही है, वह बोला। 15 दिन बाद दिवाली है। मेरे बच्चों को छोड़कर जाने को मन करता है। मैं तो वैसे ही बात कर रही थी। वह फिर से चलने के लिए तैयार होकर बोली। पता नहीं रोटी भी ठीक से खाता है या नहीं। तुम उठकर रंगी को आवाज़ देती हुई बाहर चली गई। तू जाना ही चाहती है तो बात दूसरी है। लाली के चेहरे पर कुछ उकताहट सी आ गई। नहीं, जाने की बात नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रही थी। वह बाहर की तरफ देखने लगी कि फिर से आंसू न टपकने लगे। जाने को मन हो रहा है, चली जा, नहीं खामगा यहाँ चिंता से परेशान रहेगी। वचन कुछ पल खामोश रही। लाली अपनी उंगलियां मसलता रहा। किस गाड़ी से चली जाऊं? रात की गाड़ी ठीक रहती है, उसमें भीड़ कम होती है। तेरी तबीयत की अब मुझे फिक्र रहेगी। मेरी तबीयत अब ठीक ही है। तू चिट्ठी लिखता रहेगा ना? हाँ, मैं नहीं लिख सकूंगा तो कुसुम लिख देगी।
अच्छा। रात को गाड़ी में उसे अच्छी जगह मिल गई। जनाने डिब्बे में उसके अलावा 2 ही और सवारियां थीं। कुसुम नारायण को साथ लेकर उसे छोड़ने आई थी। लाली मुवक्किलों की वजह से नहीं आ पाया था। गाड़ी के चलने तक कुसुम उसके साथ बैठकर उससे बातें करती रही। कहती रही कि दादी के पीछे बच्चे उदास हो जाएंगे, 3-4 दिन घर सूना सूना लगेगा, और कि वह रास्ते के लिए खाना बनवाकर साथ ले जाती तो अच्छा था। गाड़ी ने सीटी दी तो कुसुम प्लेटफॉर्म पर उतर गई। जाते ही चिट्ठी लिखिएगा, उसने कहा। लाली की तबीयत का पता देती रहना, बच्चन ने कहा। सहसा उसे लाली के सफ़ेद बालों का ध्यान हो आया। रात को उसे देर देर तक मत पड़ने देना और उससे कहना कि दूसरे तीसरे दिन सिर में बादान रोगन जरूर डलवा लिया करे। कुसुम ने सिर हिला दिया। गाड़ी चलने लगी तो उसने हाथ जोड़ दिए। प्लेटफॉर्म पीछे रह गया तो वचन आकाश की ओर देखने लगी। उसके मन में फिर एक शून्य सा भरने लगा। आकाश में वही नक्षत्र चमक रहे थे। वचन स्थिर नज़र से उसे देखती रहती। वह जहाँ जा रही थी उस घर का नक्शा धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने उभरने लगा। नीली छत वाला टूटा फूटा कमरा, मादा सुअर और उसके बच्चों की हुफ हुफ, और कुएं की तरफ से आती मोटी भद्दी फटी सी आवाज़, ओ हे। हीरा, एकांत, बिन्नी, शशि और उसके दोस्त, भैंसें और दाल रोटी के लिए उन लोगों की छीना झपटी। उसकी आंखें भर आईं। आकाश में चमकते नक्षत्र धुंधले पड़ गए। आंखें पोंछ ली। नक्षत्र फिर चमकने लगे। तो ये थी कहानी आद्रा। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।